हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में अपना विषय है कृषि और बहुत ही अपने से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है नोट्स, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट और डिटेल में ज़्यादा होने के पीछे कारण यही है कि चीज़ें आप मतलब खुद भी पढ़कर समझ सकें, या एक बार जब पढ़ रहे हैं तो उस समय पूरा ओवरऑल आपके दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो, ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका अच्छे से जवाब दे सकें। बाकी जो फैक्ट हैं उनको तो रटना ही है, भले ही समझो चाहे मत समझो। जो बहुत अच्छे से समझ लेगा, लेकिन कोई अगर फैक्ट उसको याद नहीं है, परीक्षा में पूछ लिया तो वो अटक जाएगा वहाँ। लेकिन थोड़ी संभावना रहती है, जिसको टॉपिक समझ में आ गया तो उसके प्रश्न सही हो सकता है। तो पहली बात तो मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ क्यों? क्योंकि किसान को पहले पैसा खर्च करना पड़ता है काफ़ी सारा फसल उगाने में, और उसके बाद अगर मानसून गड़बड़ कर गया तो उसका जो पैसा है वो व्यर्थ चला जाता है, इसीलिए इसको जुआ कहा गया है। तो इसमें तो कोई ऐसी याद रखने वाली बात नहीं है, बस शुरुआत ऐसे ही होती है अपनी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक की। मैदानी भाग कृषि का हृदय स्थल, ये आप जानते ही हैं, और सबसे जो उपजाऊ मैदान है वहीं पर एग्रीकल्चर होगी तो वो हृदय कहलाएगा उसका। अपने यहाँ अरावली क्षेत्र है, उसमें सबसे कम कृषि, क्योंकि पहाड़ है तो खेती हो नहीं सकती वहाँ। कुल कृषि जो जलवायु प्रदेश हैं वो आपको ध्यान रखने हैं 10। यानी कि हमने अध्ययन के हिसाब से, या फिर जो जलवायु वगैरह हैं, जो भी अपने वैज्ञानिक हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उस हिसाब से हमने कृषि जलवायु प्रदेश बांट रखे हैं पूरे राजस्थान के। तो वो टोटल कितने हैं? 10 हैं, ये आपको पक्का याद रखना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं जिनमें हम पढ़ते हैं कि वो 2 जलवायु प्रदेशों में चालू की गई, या 5 जलवायु प्रदेशों में उसको भी लागू कर दिया गया। आगे आने वाले समय में सभी जलवायु प्रदेशों में लागू की जाए तो वो ध्यान रख लेंगे। ये अपना एसटीसी में आने जैसा प्रश्न है। राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 हैं। एग्रीकल्चर का महत्व निश्चित रूप से है। रोजगार में योगदान है। भारत में 54.6% जनसंख्या सीधे सीधे जो एग्रीकल्चर है उससे ही कमा खाती है, जैसे समझ लो आप। कुल मिला के रोजगार उनको वहाँ से मिलता है। और राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में से 62% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ऐसे ही फिर अपना जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद है अपना, इसमें ये जो आंकड़ा आएगा 2016-17 का, तो ये अपडेटेड आंकड़े अपने पास हैं। एक पीडीएफ और हैं जो हो सकता है इसमें डिस्कस करें अपन, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। और इसमें योगदान है, अभी यहाँ 25 दे रखा है, लेकिन ये हो गया है 29.45, वैसे वहाँ से क्या, और ये हो गया है 29.77। यानी कि 25 है, ये 2016-17 की बात है। अभी 2020-21 का अगर आंकड़ा देखें अपन तो 29.45 और 29.77। स्थिर कीमत और चालू कीमत क्या है ये अपन समझेंगे। जैसे ये वित्तीय वर्ष है वो तो हो गया चालू कीमत, और स्थिर कीमत पर हम काउंट करते हैं 2011-12। कभी परीक्षा में बाई चांस में ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हम जो स्थिर कीमत पर काउंट करते हैं उसमें स्थिर कीमत का वर्ष कौन सा मानते हैं, तो वो 2011-12 है, ये ध्यान रख लेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान है इसका निश्चित रूप से। आयात करते हैं अपन खाद्य तेल का, और निर्यात करते हैं खाद्यान्न का। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी पिछले 2 साल में जो समस्या रही, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह बंद रहे, उस समय पे भी एग्रीकल्चर है उसने अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ समझते हैं अपन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेम है। तो एक तो हो गया प्रकार। प्रकार में देखिए, एक मिश्रित है। मिश्रित का मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ और फॉरेस्ट्री है, या जो पशुपालन का काम है, ये सारी चीज़ें अगर उसके साथ ऐड कर दें तो उसको इंटीग्रेटेड या मिश्रित कृषि कहते हैं अपन। खड़ीन कृषि, ये आपको जिला ध्यान रखना है, जैसलमेर का एक क्षेत्र है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर एक तरीका ईजाद किया गया था जिसको खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। मैंने क्लास में पहले भी बहुत सी बार ये टॉपिक जब आया था उस समय डिस्कस भी किया था, ये खड़ीन वाला, कि जो थोड़ी सी नीचे वाली भूमि रहती है जहाँ पानी भर जाता है बारिश के समय में, और फिर जब बारिश ख़त्म हो जाती है पानी भूमि के अंदर मतलब कि चला जाता है, और वो जो ज़मीन है उसकी नमी का उपयोग करते हुए फसल ली जाती है, रबी की फसल उगाई जाती है, उसको खड़ीन कृषि कहते हैं। बारानी कृषि ऐसे समझेंगे जो वर्षा आधारित या बिना सिंचाई के की जाती हैं। बारानी का मतलब हो गया जहाँ पर सिंचाई नहीं करते हैं, जो केवल और केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भर है, वो खेती बारानी कृषि। ऐसे शब्द आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और इस खेती में बाड़मेर में मतलब नंबर 1 है अपन बारानी कृषि में। मोनो एक शब्द है, इसका मतलब यही समझेंगे अपन कि एक कृषि वर्ष है उसमें एक खेत में केवल एक फसल का उत्पादन हुआ, और ये भी कैसी जगह होगी, तो ये ऐसी जगह होगी जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
ड्यूओ, ये ड्यूओ शब्द अंग्रेजी का ही है। ड्यूओ का डबल से आप मीनिंग लगा सकते हैं। डबल का मतलब हो गया दो फसलों का उत्पादन। एक खेत है, साल में दो फसलें, वहाँ से अपना जो एरिया है लगभग उसमें ये ड्यूओ कल्चर अपन कह सकते हैं। और फिर ओलिगो कल्चर आया है, तो उसमें एक और ऐड कर दो आप, जहाँ जो जायद की फसल है, रबी और खरीफ के अलावा जायद की फसल भी ली जाती हैं, वो ओलियो ओलिगो कल्चर कहलाती हैं। रिले कृषि, रिले दौड़ आपने नाम सुना होगा। तो रिले दौड़ में 4 खिलाड़ी होते हैं, एक आगे से आगे वो रिले बेट जो होता है वो उसको दे देते हैं और वो आगे दौड़ते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी मामला है, एक कृषि वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन, तो उसको रिले कृषि कहते हैं। 1 2 3 4, मोनो, ड्यूओ, ओलिगो और रिले। वैसे मुश्किल है यहाँ से प्रश्न पूछना, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में भी इस तरह से एग्रीकल्चर। और जैसे रिले और ओलिगो कल्चर है अपने इंडिया में, तो इतना ज़्यादा इसका कल्चर नहीं है, विदेशों में ऐसी खेती भी होती है। या जो मैदानी प्रदेश हैं, सिटी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अगर वहाँ खेती बाड़ी होती है तो वहाँ सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, तो वो रिले कृषि या ओलिगो कल्चर में आ जाएगी। स्थानांतरित कृषि, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। स्थानांतरित का मतलब हो गया वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली खेती। और इसमें जो इसके उपनाम हैं एग्रीकल्चर के, एक तो पर्यावरण की दुश्मन, कैसे भाई, पेड़ों को जला देंगे तो वो तो नुकसान होगा। आदिवासियों की कृषि, जो आधुनिक है टेक्नोलॉजी वाले वो लोग तो ऐसी खेती करेंगे नहीं, तो आदिवासी करते हैं। कर्तन दहन, कर्तन का मतलब जो भी काटा कूटा है वो, और दहन का मतलब जलाना। तो पेड़ों को काटने के बाद उनको जला देते हैं, फिर वो जो राख है वही एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करती है और वहाँ खेती करते हैं वो। और ये शब्द हैं जो आपको पक्का याद रखना, वालरा कृषि। वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि है। राजस्थान के किस भाग में? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में। पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता कहते हैं, और मैदानी भाग में अगर ऐसी खेती की जाती है तो दजिया कहलाती हैं। अपने यहाँ वालरा कृषि है वो जो आदिवासी हैं, भील जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा की जाती हैं दक्षिणी राजस्थान में। और स्थानांतरित कृषि के बारे में और थोड़ा भारत के लेवल पर अगर बात करें तो अपना जो पूर्वी भारत है वहाँ पर, और राजस्थान में बात करें तो अभी बात कर रहे थे अपन दक्षिणी राजस्थान में, उसमें भी खास तौर से यहाँ उदयपुर का नाम है, तो ये आप ध्यान रख लेंगे, जनजाति भी उदयपुर में भीलों की ज़्यादा है। समोच्च रेखीय कृषि, तो समोच्च रेखीय का मतलब यही हो गया जैसे कोई पहाड़ है, मतलब इतना एकदम से तीव्र ढाल वाला नहीं, कोई पहाड़ी है इस तरह की, और वहाँ पर इस तरह की रेखाएं बनाते हुए अगर खेती की जाती है तो उसको समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं अपन। शुष्क कृषि, जहाँ पर बारिश कम होती है फिर भी खेती की जाती है तो वो शुष्क कृषि में आ जाएगा। और शुष्क कृषि की यहाँ पर अपने पास परिभाषा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो अपना तो पूरा राजस्थान लगभग इसी में आ जाता है, क्योंकि अपने तो औसत वर्षा ही 57.5 ही है। ट्रक फार्मिंग, ये इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान में इस चीज़ों को याद आपको नहीं रखना है। ट्रक फार्मिंग तो ऐसा जैसे सब्जी वगैरह किसी ट्रक में लोड करके किसी आसपास के शहर में पहुंचा रहे हैं, महानगर में पहुंचा रहे हैं, तो वो ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ये देख लेना आप। फिर कुछ और है वैज्ञानिक नाम है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट से। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर से। वर्मी केंचुओं, पोमोलॉजी फलों से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। फ्लोर का मतलब फूल, तो वो फूलों से रिलेटेड। पीसीकल्चर मछली। ओलिव कल्चर, ओलिव जैतून। और सिल्वीकल्चर वनों की खेती। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन। ये ओलेरीकल्चर को थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, थोड़ा नाम अलग है और किससे रिलेटेड है जो थोड़ा अलग आ रहा नाम। फिर आगे कृषि फसलों का वर्गीकरण, इसमें मौसम के आधार पर खरीफ, रबी और जायद। खरीफ को शाड़ू कहते हैं। ये शब्द मतलब एक बार आरपीएससी के किसी एक एग्जाम में आया था, ये उनाड़ू और शाड़ू, ये थोड़ा ध्यान रखना। खरीफ है उसी को शाड़ू कहते हैं, रबी की जो फसल है उसको उनाड़ू कहते हैं। और इनके जो नाम है ना वो कैसे, अपने यहाँ लोकल जो बोलचाल है उसमें जो जायद की कृषि है उसको उनाड़ू कहते हैं, अपने लोकल जो सवाईपुर क्षेत्र हैं उसके आसपास की खेती। तो यहाँ जीके में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है अपना, उल्टा है, तो कहीं परीक्षा में बाई चांस पूछ लिया मिलान वाला कोई प्रश्न की निम्न में से कौन सी फसल है, फिर 4 फसलों के नाम दे दिया, इधर शाड़ू उनाड़ू जायद दे दिया, तो उसमें ऐसे नहीं कि थोड़ा मिक्स हो जाए या कोई गड़बड़ हो जाए, अपने ध्यान रखना है। सर्दियों में काटी जाती हैं इसीलिए खरीफ हो गया नाम, मतलब सर्दियों के शुरुआत में, और ये हो गया गर्मियों के आरंभ में इसीलिए उसको उनाड़ू। और जायद जो कि मार्च से अप्रैल, तो ये थोड़ा समय भी देख लेते हैं अपन, वही जून जुलाई में होती हैं, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है इसकी। और इसमें जो फसलें हैं वो तो जिंदाबाद हैं, सबको पता है अच्छे से, कहीं पढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो थोड़ा आप ध्यान रख लेना। रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती हैं, और जो फसलें हैं वो नाम देख लेना आप यहाँ।
जो जायद की फसल है उसमें अधिकतर हरी सब्जियां हैं, खरबूजा तरबूजा हैं, और कुछ अपना जो अपना क्षेत्र है वहाँ मूंगफली वगैरह की खेती होती है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रख लेना। कुल कृषि फसलों में 65% तो है खरीफ, क्योंकि बारिश मतलब मानसून के ऊपर डिपेंडेड है, तो वो निश्चित रूप से होनी है ज़्यादा। फिर 35% रबी है, और उपयोग के आधार पर भी अलग अलग हैं, तो वो देख लेते हैं अपन क्या क्या मामला है। दलहन या भूमि उर्वर फसलें, भूमि उर्वर क्यों कहा जाता है, इनकी जड़ों में ऐसा कोई राइजोबियम ऐसा जीव होता है, और जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है, इसीलिए इसको भूमि उर्वर फसल कहा जाता है। जो भी दलहन है, दलहन में चना, मूंग, मोट और उड़द, ये 4 फसलें आती हैं, और भी जो भी मतलब दाल से रिलेटेड। और अरहर की दाल भूमि की उर्वरता को कम करती हैं। अब दालों में एक थोड़ा उल्टा है, तो वो ध्यान रख लेना आप। अरहर की खेती वैसे राजस्थान में बहुत कम होती है, अपने एमपी और महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा होती है। नकदी या व्यापारिक फसलें समझ रहे हैं अपन, जो उद्योगों कच्चे माल के रूप में यूज की जाती हैं, और जो किसान हैं वो अगर इनकी खेती करेगा तो इनको मार्केट में बेचकर पैसा प्राप्त करता है, तो उस पैसे को नकदी बोलते हैं, तो इसीलिए नाम नकदी फसलें हो गया, ये जान जाएंगे आप। तिलहन फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, नाम सब ये देख लेना आप। रेशेदार फसलों में कपास और जूट है, जिसमें जूट की खेती तो अपने यहाँ कम होती है, लेकिन कपास की होती है ठीक ठाक स्थिति में। जूट की खेती पश्चिम बंगाल मतलब इंडिया लेवल पर बात करें तो पश्चिम बंगाल में या ऐसे क्षेत्र दलदली टाइप के ऐसे वहाँ ज़्यादा होती है। और खाद्यान्न में गेहूं अपने राजस्थान में तो टॉप पे हैं, बाकी बाजरा में हम नंबर 1 है इंडिया में, ज्वार में नंबर 1 है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अपने राजस्थान में खेती किन किन की होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल बाजरा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अपना 60% बाग आता है, और उधर जो मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरा, इसीलिए ओवरऑल जैसे अपने लोकेलिटी में बाजरा नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि मतलब परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे और गड़बड़ कर दो। और लोकल नाम है वो ध्यान रख लेना, थोड़ा कभी पूछा जाता है, ऐसा भी परीक्षाओं में देखा गया है, तो ध्यान रख लेना। बढ़िया कहते हैं कपास को। और सफ़ेद सोना, तो सफ़ेद सोना समझ में आ जाएगा, क्योंकि कपास का कलर सफ़ेद है, लेकिन बढ़िया सब थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपने यहाँ बोलते हैं। और एक बाणिया शब्द भी होता है, वो अलग है। अफीम काला सोना, होहोबा या जोजोबा, इसको पीला सोना, और गोल्ड ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट क्योंकि रेगिस्तान में उगता है तो गोल्ड ऑफ डेजर्ट कहते हैं इसको। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। ज्वार को गरीब की रोटी, याद रखना है इसको पक्का, सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। ईसबगोल घोड़ा जीरा कहते हैं इसको। औषधीय पादप हैं ये, थोड़ा ध्यान रख लेना। अपने राजस्थान में जो जालोर और ये क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा होता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, ऐसे झूठ वाला वो नहीं है, ये जूट है का, ये सन वगैरह जो भी। मूंगफली है गरीब की बादाम, प्रोटीन वगैरह होता है इसमें, तो उस हिसाब से नाम हो गया गरीब की बादाम, तो उपनाम भी ध्यान रख लेना। और 2014-15 के आंकड़े हैं ये, तो ये तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। इसमें यही है, कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, जैसे बहुत सारे आंकड़े बदल भी जाते हैं, हर 2 साल में बदलते हैं एग्रीकल्चर वाले आंकड़े, तो अपने पास जो क्रोनोलॉजी वगैरह आती हैं उनमें नए आंकड़े आ जाते हैं, तो वो लास्ट में जब अपना करंट वाला रहेगा सेशन, उसमें उनको डिस्कस कर लेंगे कौन सा जिला सबसे टॉप पे है। छोटी मतलब ऐसे सिंपली बात कर लेते हैं, जैसे अपना भीलवाड़ा है तो उड़द मूंग ये मक्का इसमें टॉप में है। और बाकी अफीम में ये तो जिंदाबाद ही है, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, भले ही 2 साल निकालो 3 साल निकालो, इसको याद रख लेना आप। चित्तौड़गढ़ है। फिर इधर अलवर का नाम भी कुछ चीज़ों में आ रहा है, अलवर सरसों में नाम आ रहा है, तो हम भरतपुर पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी 1-2-5 किलो भी आगे पीछे हो गया उत्पादन तो उसमें नाम चेंज हो जाता है। बाकी जो रसदार फल हैं उनके मामले में श्रीगंगानगर टॉप पर है। गेहूं में हम अन्न का कटोरा बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रह जाएगा आपको। संतरा राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, झालावाड़, तो ये तो हमेशा ही टॉप पे रहेगा, ये याद रख लेना आप। बाकी धनिया वगैरह उधर ठीक होता है। और झालावाड़ में एक ध्यान रखेंगे अपन, स्वामी विवेकानंद के नाम से एक वहाँ जैविक फार्म जो अपने यहाँ का है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सबसे पहला वहीं खुला है, तो वो भी ध्यान रख लेना आप। वहाँ का धनिया है जो एक्सपोर्ट होता है बाहर, झालावाड़ वगैरह का, बाहर विदेशों में। और उसके अलावा फिर बीकानेर का भी नाम कुछ तिलहन और दलहन में है, तो ये ध्यान रख लेंगे आप। टमाटर का उत्पादन, जनसंख्या ज़्यादा है, टमाटर ज़्यादा खाते हैं जयपुर के लोग, तो वहाँ उत्पादन भी ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें इधर भी हैं अपने पास सारणी में, तो ये भी देख लेते हैं अपन। कोई खास फसल है ऐसी अगर, एक थोड़ा ये ध्यान देंगे आप, कपास सर्वाधिक अनुमानगढ़ में, अभी तक आंकड़ा यही है इसका। टमाटर और मटर दोनों जयपुर में हैं, तो थोड़ा याद रखने में सुविधा रहेगी अपने। और मूंगफली बीकानेर है, बीकानेर का एक कस्बा है लूणकरणसर, जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि राजकोट जो कि
गुजरात में है, वहाँ ज़्यादा होती हैं मूंगफली, तो राजस्थान का राजकोट इसका नाम हो गया। और मेथी सीकर दे रखा है, एक शब्द अगर मेथी के आगे हरी शब्द और लग जाए, हरी मेथी, तो वो आप याद रखेंगे नागौर में होती हैं, प्रसिद्ध हैं वो, आगे कहीं जीके में आप पढ़ेंगे ज़रूरी। उसके अलावा चावल अगर पूछा जाए तो बूंदी हनुमानगढ़ दोनों में लगभग समान उत्पादन रहता है। और ये जो स्पेशल ऐसे कहें अगर फलों में, अमरूद है सवाई माधोपुर में है, एक अपन नाम देख चुके हैं उधर आम का चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में। इस तरह आम का पापड़ कहाँ बनता है, वो बांसवाड़ा में। तो ये जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें इसका उत्पादन होता है। अदरक हमेशा ही नाम आएगा उदयपुर का ही, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी केला सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होता है, तो बांसवाड़ा में, और हमेशा ही बांसवाड़ा का ही नाम आएगा, ज़्यादा बदलता नहीं है नाम ये। और बाकी इतनी ही बातें हैं यहाँ। इसकी सारणी अपन लास्ट में जब करंट पढ़ेंगे उस समय एक बार वापस से पढ़ेंगे। आगे बात कर रहे हैं अपन देश की फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान। कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें अपना राजस्थान टॉप पर है, तो बाजरा, मेथी, सरसों एवं रेपसीड, ग्वार, इसबगोल, मूंग, मोठ, सौंफ और धनिया। ये फसलें हैं, मुख्य रूप से 9 फसलें हैं जिनमें अपन इंडिया में नंबर 1 है। और यहाँ से कोई आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है। मोटे अनाज में अपना जो राज्य है वो फर्स्ट है। कुछ विद्यार्थियों को ऐसे लग रहा होगा कि ये मोटे अनाज का मतलब क्या है, तो मोटे अनाज का मतलब मक्का, बाजरा है। इनको जो ऐसे बात करते हैं उसमें मोटे अनाज के रूप में अपन जानते हैं। तो बाजरा अपने यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो अपना स्थान मोटे अनाज के उत्पादन में पहला हो गया। तिलहन उत्पादन में अपन सेकंड है, पहले नंबर पे गुजरात है। तिलहन वही जिनसे तेल निकाला जाता है। अभी बात कर रहे थे अपन राजकोट मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात नंबर 1 हो गया उस हिसाब से। सोयाबीन उत्पादन में अपन एमपी और महाराष्ट्र के बाद 3rd नंबर पे हैं। अपना जो हाड़ौती का क्षेत्र है, झालावाड़ क्षेत्र, इस जो एमपी से लगता हुआ, वहाँ पर इसकी खेती भी ठीक ठाक होती है। कुछ फसलों के बारे में ये एक जानकारी है, ज़्यादा कोई ऐसा प्रश्न याद करने और याद रखने जैसी कोई बात नहीं है। बस दे रखा है कि तापमान कितना चाहिए, तो कपास को 20 से 30 डिग्री, मक्का को 21 से 27, बाजरे को 30 से 35 डिग्री। बाजरा रेगिस्तान में होता है उधर, तो ज़्यादा टेम्परेचर चलेगा इसके, तो सबसे ज़्यादा यही है। गन्ना 25 डिग्री तक हो जाता है, गेहूँ 15 से 20 डिग्री, सरसों 15 से 20 डिग्री, मूंगफली 25 से 30 डिग्री और चावल 20 से 27 डिग्री। और इनमें याद करने में जो 15 वाले या कम वाले आ रहे हैं वो ऐसे समझ लेना कि शीत ऋतु की यानी कि रबी की फसलें हैं, और खरीफ की जो फसलें हैं उसमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। बारिश की मात्रा, कौन सी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, तो चावल। तो यहाँ देखेंगे जब भी, तो यहाँ सबसे टॉप में ये आ जाएगा। इस तरह थोड़ा अनुमान लगा के याद रख लेंगे। गन्ने को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ 2nd नंबर पे अपन इसी को देखेंगे। और मिट्टियाँ कैसी चाहिए, तो मिट्टी वाला टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, और अभी अपना पेंडिंग चल रहा है, उसको भी पढ़ेंगे। और मिट्टी का तो लगभग ये इतना 3-4 तक सब में दोमट मिट्टी है जिनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बाकी गन्ने में कांप मिट्टी है, बाजरे में बलुई, बलुई का मतलब रेतीली, पश्चिमी राजस्थान, ऐसे याद रहे। पास में ये काली मिट्टी, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, यही बातें हैं, वापस रिपीट। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, तो हरित क्रांति, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, वो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति या फ्लड ऑपरेशन, दुग्ध उत्पादन, वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा आपने, या अमूल का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो ये एक सहकारिता के ऊपर आधारित एक गुजरात का प्रोजेक्ट है, जो मतलब कि बहुत ही पूरी दुनिया में एक उदाहरण है बहुत बड़ा। तो वो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था ये। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, क्योंकि जो ऑयल होता है या सरसों का या इन जो भी ऐसे नाम कुछ, तो उनका कलर पीला होता है, तो पीली क्रांति। नीली क्रांति पानी का कलर, उस हिसाब से मछली उत्पादन। लाल क्रांति में मांस भी है और टमाटर भी है, दोनों ध्यान रख लेना। रजत या सिल्वर क्रांति में अंडा उत्पादन है। अमृत क्रांति जल से नदी जोड़ो परियोजना, इसको थोड़ा आप ध्यान रख लेना। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, कृष्ण का मतलब ब्लैक समझना आपको। गोल क्रांति आलू हो गया। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन में भी अपना राजस्थान 1 नंबर है, तो वो धूसर क्रांति। और एग्रीकल्चर में ये नाम कहाँ से आ गया, तो भाई क्रांतियाँ पढ़ रहे हैं उस समय, बाई चांस में कोई ऐसा आ जाए प्रश्न तो थोड़ा ध्यान रख लेना। बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। इंद्रधनुषी सभी खाद्यान्नों से संबंधित है, रंग बिरंगी मतलब। और सनराइज क्रांति तकनीकी उद्योगों, ये सनराइज शब्द आपको समझना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। सनराइज का मतलब होता है ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनका अब उदय हो रहा है, आने वाले समय में उनका फ्यूचर अच्छा है, बढ़िया है, उसको कहते हैं सनराइज क्रांति। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया है। जैसे अभी अपन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बातचीत कर रहे हैं, तो वो इसको अपन सनराइज क्रांति कह सकते हैं।
स्वर्णिम क्रांति, बागवानी, जो बागवानी है उसको स्वर्णिम क्रांति के नाम से जाना गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। और हरित क्रांति या पैकेज टेक्नोलॉजी क्रांति कब आई थी, तो ये 1966-67 का जो वित्त वर्ष था उस समय की बात है। और इसमें जो विद्वान, जो भी मतलब हाई लेवल के वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनके किन के नाम आज भी दुनिया लेती हैं, तो उसमें वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि अमेरिका के थे। बाद में कोई ऐसी घटना हुई थी एक, जिसमें अमेरिका ने जो मार्केट है उसमें रेट है उसको हाई रखने के हिसाब से बहुत सारा गेहूं है वो समुद्र में फेंकवा दिया था। उससे नॉर्मन बोरलॉग नाराज हो गए थे और मेक्सिको चले गए थे, वहीं उन्होंने काम किया। और अपने जो MS स्वामीनाथन सर हैं वो भी जब सीखने गए थे उनसे, तो उन्होंने मेक्सिको में उनसे ट्रेनिंग ली थी और बाद में आकर अपने यहाँ हरित क्रांति के वो अग्रदूत बने। सर्वाधिक लाभ इनका जो 2 फसलें हैं इनका मतलब हरित क्रांति का गेहूं और चावल को हुआ था। और हानि भी होती है ऐसे, जैसे गेहूं है उसमें ऐसी किस्में आ गई कि बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया, तो लोगों ने मोटे अनाज को यानी मक्का, बाजरा, रागी वगैरह इनको बोना कम कर दिया। और मार्केट में भी जब सप्लाई बढ़ गई गेहूं की, तो लोगों ने मोटा अनाज खाना बंद कर दिया, जैसे बाजरा वगैरह नहीं खाते हैं, गेहूँ खाते हैं। तो आजकल अखबार में चल रहा है कि इससे तो शुगर होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आप तो ध्यान रख लेना बस कि कुछ मोटे अनाज हैं उनको नुकसान भी हुआ था इसका। क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई, जिन क्षेत्रों में ठीक ठाक पानी की स्थिति थी वहाँ पर गेहूँ बोया गया और खूब उत्पादन हुआ, तो वो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। और ऐसा क्षेत्र जहाँ बाजरा वगैरह बोया जाता है तो पानी की सुविधा ही नहीं है, तो गेहूँ तो वहाँ बो नहीं सके वो, तो फिर वो क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो गई। और क्षेत्रीय असमानता ने सामाजिक असमानता को बढ़ा दिया। बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया, तो फिर रोज़गार कम हुआ उसमें। भूमि की उर्वरक क्षमता कम हुई, ये कैसे है, तो ये ऐसे भाई, जब बीज बढ़िया आ गए तो लोगों ने क्या किया, उर्वरक भी खूब सारा यूज करना शुरू कर दिया, या साल में पहले 2 फसलें लेते थे फिर 3 या 4 फसलें लेने लग गए। तो फिर जो बार बार अगर रासायनिक खाद डालेंगे तो भूमि की उर्वरक क्षमता वो भी कम पड़ेगी। श्वेत क्रांति 1970 में ये शुरू हुई थी, और ये देखो अमूल का नाम आ गया, अमूल बॉय। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी, जनक वो वही है अपने यहाँ। और ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये एकदम से मतलब दूध की बाढ़ ही आ जाएगी, ऐसा विचार था इनका। और उसके बाद वास्तव में दुग्ध क्रांति लाए ये, और इसका जो उदाहरण है वो ये देख सकते हैं अपन, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे आ गया उसके बाद। और दुग्ध उत्पादन में अपना राजस्थान है वो दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे हैं यूपी, और तीसरे नंबर पे हैं गुजरात। अब कुछ सोच रहे होंगे कि यार ये अमूल तो गुजरात का है यार, फिर ये तीसरे नंबर पे कैसे हैं, सरस वाला डॉन कैसे बन गया। तो अपने यहाँ भी वहाँ से हमने फॉलो किया, और अपने यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जो पशुपालन है उसके लिए ज़्यादा अनुकूल हैं परिस्थितियाँ। जैसे चारागाह है, अभी अपने राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 है, तो उसका बेनिफिट यहाँ अपने को पशुपालन में मिला। कृषि और वन अनुसंधान केंद्रों में कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ से पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको हर हाल में इनको याद रखना है। 13 इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम याद रखने हैं, और देखो गजब हो गया कि 13 ही एकदम से फिट स्क्रीन पर आ गए अपने, तो बढ़िया बात है। तबीजी बीजीय मसालों से संबंधित अजमेर में है, 2010 में स्थापित किया गया था। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, भरतपुर में 1993 में स्थापित किया गया था। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे कि यार चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में कैसे है, तो भाई माही नदी बहती है वहाँ, और वो सदा निरा है, तो पानी की सुविधा है वहाँ उस हिसाब से। फिर मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा है, और यहाँ बांसवाड़ा का जो मक्का अनुसंधान केंद्र है उसने 2 मतलब फसलें हैं, जैसे एक तो मक्का है और एक है चावल। तो इन दोनों की वेराइटीज़ बनाई हैं। मक्का की वेराइटी बनी थी, एक तो है माही धवल, नाम लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा आप रिवाइज कर लेंगे जब नोट्स बनाएंगे, तो यहाँ ये चीज़ें नोट कर लेना। और एक माही के नाम से ही माही कंचन। और चावल की जो किस्म बनाई है माही सुगंधा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये इसी अनुसंधान केंद्र का ही काम है। चावल और मतलब चावल का हो गया ये सुगंधा वाला, और मक्का अनुसंधान केंद्र का धवल और कंचन। ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर में है, वल्लभ नगर में, इसको याद रखना है। यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूट भी है, कौन सा है चेक करना देंगे आज। ज्वार अनुसंधान के बाद इसबगोल जोधपुर में है इसका अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र अपने दुर्गापुरा जयपुर में है, राज्य के नाम से, राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र। खजूर अनुसंधान केंद्र बीछवाला एक कस्बा है बीकानेर का, वहाँ पर है। और अपने पश्चिमी राजस्थान में अब धीरे धीरे खजूर की खेती शुरू हो गई है, और इसका जो
क्या कहते हैं वो रुझान भी बढ़िया नज़र आ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है इसे। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, काजरी और आपरी, ये जितने भी पढ़ रहे हैं हम, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है नंबर 1 ये वाला, जो अपना सेवर भरतपुर वाला। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोई प्रश्न आए हैं तो ये पूछे गए, काजरी और आपरी, दोनों जोधपुर में हैं, ध्यान रख लेना। फुल फॉर्म भी याद रखना, मतलब ये केंद्र की हैं, सेंट्रल एरिड ऐसा कुछ नाम है इसका, और आपरी भी यहीं की हैं, तो ये दोनों संस्थाएं जोधपुर में हैं, इनका नाम आपको पक्का याद होना चाहिए। और कुछ मतलब जो किस्में हैं कृषि फसलों की, उनके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया बात है। जैसे बाजरा है तो राज 171, RCB 2, ऐसे 2 नाम हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर, ये किसकी किस्में हैं तो गेहूं की हैं। कपास में नरमा, अमेरिकी कपास, और एक देसी शब्द भी आता है कपास में, सबसे टॉप जो रहता है वो, तो ये 2-3 ध्यान रख लेना। जूट में मेस्ता के नाम से हैं। अभी बात कर रहे थे अपन माही कंचन और माही धवल, बांसवाड़ा का जो अनुसंधान केंद्र है, मक्का अनुसंधान केंद्र, उसके द्वारा ईजाद की गई दोनों किस्में हैं। चावल बासमती, माही सुगंधरा आ गया है, ये सुगंधा है, ये थोड़ा नाम को सही कर लेना आप। परमल और चंबल के नाम से हैं। चंबल के नाम से क्यों है या माही के नाम से क्यों है, तो ये आप समझ जाएंगे। चावल में पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, अभी हमने देखा था उसमें 100 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर, तो ये सदा नीरा नदियों के आसपास पानी की सप्लाई रहेगी, तो ऑटोमेटिक उनके नाम से हो गया ये। सोयाबीन में गौरव है, पंजाब 1, पूसा 16, मैक्स 13, मोनेटा T1, और इसकी ट्रिक भी बना रखी है, गौरव, पप्पू, मैक्स, मोनाटी, ऐसे कुछ याद रख लेना। चंद्रा नाम से मूंगफली की किस्में हैं, और सरसों की पूसा, कल्याणी और वरुणा 2 किस्में। और ये नोट्स बनाने हैं आपको, STC के लेवल का मामला है ये, यहाँ से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इतना हार्ड नहीं है वैसे, एक बार लिखेंगे। और अब नॉर्मली आधे तो यहाँ ऐसे हैं जिनको ऐसे, जैसे ये अपना सोनालिका, मालविका, सोना, कल्याण, ऐसे बोलते रहते हैं अपन की गेहूँ की है। इसके अलावा लोक वन भी हैं अपने यहाँ, 37-65 भी बोलते हैं, तो वो नोट कर लेना और याद हो जाएगा ये। कृषि विकास के प्रमुख कार्यक्रम, यहाँ भी महत्वपूर्ण बातें हैं सारी, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में चलाया गया था। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 60% सहयोग किया गया था, फिर जो बच्चा वो राज्य सरकार का था। और जो मकसद है, जैसे नाम है उसका बागवानी मिशन, तो भाई बागवानी कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए होगा वो, तो ये तो अगर पूछा जाएगा तो ये तो आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, सही हो जाएगा। बस बागवानी मिशन कब चला था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें हिस्सा कितना है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अपने यहाँ टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 24 में ये चल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी योजना है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन या ऑन फार्म वाटर मिशन, ये भी 5 में, मतलब इसके साथ ही। और इसमें क्या था, तो इसमें बात सिंचाई के बारे में है, तो उसमें बूंद बूंद है या जो स्प्रिंकलर है, मतलब ड्रिप इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसको मतलब बढ़ावा देना। तो उसमें ऐसे आया था पहले, जैसे मेरी बात करता हूँ मैं, सोपुरा हैं यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनको भी इसमें बेनिफिट मिला था कुछ किसानों को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब 5-6 में ये योजना शुरू की थी, उस समय इस तरह से योजना लाई थी कि सरकार ने 90% सब्सिडी दी थी, केवल 10% पैसा किसान को लगाना था, और उसके वहाँ ये जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह हैं ये सेट किए गए थे। कृषि विकास परियोजना ये 7-8 में शुरू की गई, और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निवेश को बढ़ाना, तो इसमें ये थोड़ा शब्द देखना, विकास परियोजना, जब भी ऐसा शब्द आएगा तो कुछ ना कुछ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, तो वो निवेश को आकर्षित करने वाली, तो उद्देश्य उसका हो गया एग्रीकल्चर में निवेश बढ़ाना। और इसमें भी 60-40 का रेशियो था, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय बम्बू मिशन बांस से संबंधित 2007-8 में चला था, अपने यहाँ टोटल 12 जिलों में। और उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है, बम्बू मिशन है तो किसका उत्पादन बढ़ाना है, बांस की फसल का। और एक ध्यान रखनी है आपको, बांस किस श्रेणी में आता है, पेड़ है या घास है, ये भी क्लियर करना आप। और 12 जिले कौन से हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लगभग पूर्वी और दक्षिणी जिले हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन ये 9-10 में चली थी, और उद्देश्य समझ में आ ही रहा है, नाम से पता चल जाएगा आपको। फसल बीमा योजना जनवरी 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चली थी, जनवरी 2016 में। और इसकी सारी की सारी जो शर्तें हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपके भी काम की हैं, हो सकता है कहीं आपको बेनिफिट मिल जाए इसका। एक राष्ट्र एक योजना थीम के अनुरूप
2% प्रीमियम पर और रबी फसलों खरीफ के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम और बागवानी व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करने पर पूरी की पूरी फसल का बीमा गवर्नमेंट द्वारा करवाया गया। यह अभी भी है वर्तमान में। और अगले 3 सालों के लिए 8,800 करोड़ रुपए खर्च करने और 50% किसान हैं उनको कवर करने का इसमें टारगेट लिया था सरकार ने। और इसमें अपनी जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उनके लिए तो इसको कंपलसरी भी कर दिया, जैसे किसी को अगर केसीसी बनवानी है तो उसको बीमा अपनी फसल का करवाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की बातें थी। और ये कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड वगैरह ये आपको पूछा नहीं जाएगा। तो ये सारा का सारा मामला हमने देखा, इसमें क्या बात है। तो मेन एक तो ये ध्यान रखना, जिस किसान ने केसीसी ले रखा है उसके लिए अनिवार्य थी, ऐसा पूछा जा सकता है। और बाकी एक सन आप ध्यान रख लेंगे 2016, फिर ये 2%, 1.5% और 5%। अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रश्न आने की संभावना यहाँ नहीं है। आगे 7वीं योजना है प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज 2009। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपने यहाँ जो उदयपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है तो वहाँ के किसानों को उन्नत किस्मों की तरफ मोड़ने के हिसाब से सरकार ने ये योजना चलाई थी 2009 में। और गोल्डन शब्द आ रहा है, मक्के का कलर, उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके याद रख लेना। अगर याद रह जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो ये योजना अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये महत्वपूर्ण है, ये आपको मतलब कि पक्का याद रखना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हैं इन पर बहुत ज़्यादा लोगों का और सरकार का जो भी हैं अपने पेपर बनाने वाले हैं वो भी अपने जैसे इंसान है तो उनका भी ध्यान गया ही है ऐसी चीज़ों पर। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, खुद प्रधानमंत्री आए थे वहाँ पर। और इसका जो टारगेट है वो है देखो मृदा और स्वास्थ्य। तो समझ जाओ बात क्या है, भूमि में उर्वरकों का उचित उपयोग करना। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं वहाँ, तो मृदा है जो तो अनुपजाऊ हो जाएगी। तो अब मृदा का स्वास्थ्य मतलब वो अनुपजाऊ नहीं हो ऐसा प्रयास करना है, उसके लिए एक कार्ड बनाया गया। और बाकायदा बहुत सारी ऐसी जो लेबोरेटरी कह लो, सीधा शब्द तो यही है, जहाँ पर अपन मृदा की जाँच करवा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था इस योजना में की गई। फिर कुछ कृषि फार्म भी बनाए गए हैं अपने यहाँ जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सूरतगढ़ कहाँ है, श्रीगंगानगर में। कौन से देश ने सहयोग किया, रूस ने, और ये राज्य का प्रथम कृषि फार्म है। फिर जेतसर है, ये भी कहाँ है, श्रीगंगानगर में है, इसमें सहयोग किसने किया, कनाडा में। अब सहयोग का मतलब ऐसे समझ लीजिए वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पैसा लगता है, तो पैसा किसने दिया, तो इधर सूरतगढ़ जब आएगा तो रूस है और जेतसर जब आएगा तो कनाडा। और इनको याद कैसे करेंगे भाई, कन्फ्यूज होता है। तो ये देखो सूरतगढ़ में शुरू के 2 अक्षरों को देखो, ये थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, ऐसे याद रख लेना, है ना। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई है, ये पिछले साल ही प्रश्न पूछा गया। मतलब कल परसों में हम जब क्लास में देख रहे थे कि पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए उनमें से एक प्रश्न ऐसा था कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है, कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। और सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था वो बीकानेर वाला था, केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना है आपको। नवीनतम कृषि नीति जून 2013। इसके बाद एक स्लाइड अपन और देखेंगे इसमें आगे, ये जो जून 2013 की हैं इसके बाद 2019 में एक और आ चुकी हैं जिसमें मार्केटिंग वगैरह सारा मामला उसमें ऐड है। तो आपको केवल ऐसे नवीनतम के बजाय ऐसे पढ़ लीजिए आपकी 2013 की कृषि नीति, उसमें क्या प्रावधान थे। तो जो टारगेट है वृद्धि दर का वो 4% रखा था और 10 साल में जो खाद्यान्न है उसका प्रोडक्शन है उसको डबल करना 2022 तक। ऐसे मान लो आप 13 में हुई तो अगले 10 साल मतलब 2023-24 तक। कृषि के वार्षिक योजना व्यय को 6% से बढ़ाकर 10% करना। इसको ऐसे समझना, जैसे राजस्थान सरकार टोटल 100 रुपये खर्च करती है तो पहले 6% मतलब 6 रुपये खर्च कर रही थी, अब सरकार ने टारगेट लिया इसमें कि हम 10 रुपये खर्च करेंगे एग्रीकल्चर वाले प्लान्स पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की जो टारगेट लक्ष्य दर है वो रखी गई थी अपने यहाँ 3.5%, और अभी हम देख रहे थे उधर 4 से भी ऊपर हैं और करंट प्राइस पर तो बहुत आगे हैं। कृषि उत्कृष्टता केंद्र, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नाम याद रखने आपको, खजूर के लिए है सगरा भोज का जैसलमेर, संतरा के लिए नानता कोटा है, अमरूद के लिए उत्कृष्टता केंद्र टोंक में है, आम के लिए धौलपुर में है, कुछ सवाई माधोपुर में, यहाँ सवाई माधोपुर में जैसे अमरूद का नाम यहाँ आ गया है, थोड़ा ध्यान रख लेना आप, टोंक। और ये तो
कृषि उत्कृष्टता केंद्र है, एक आया था अपना उत्पादन वाला। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब भी उत्पादन के बारे में पूछा जाएगा तो उस संबंधित जिले का नाम है। और उत्कृष्टता केंद्र अगर पूछा जाए तो ये 3-4 के नाम यहाँ हैं अपने पास। इससे भी आगे और थोड़ा एडवांस लेवल पर एक स्लाइड और है, उसमें अपन वापस से चर्चा करेंगे। खजूर संतरा उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल सहयोग पर आधारित हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो सहयोग है वो इजराइल नामक एक देश कर रहा है। ग्राम आई ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 9 से 11 नवंबर 2016 तक आयोजित किया गया था सीतापुरा जयपुर में। और इसकी खास बात क्या है उसमें देखिए, इसमें राजस्थान सरकार के साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये भी आयोजनकर्ता के रूप में यहाँ रहा था। और इसका जो टारगेट है, मतलब कि ये ग्राम आई यूज़ किया गया था, ग्राम 1। तो उसके पीछे का कारण क्या था, राजस्थान में एग्रीकल्चर है, चाहे मतलब बागवानी है, हॉर्टिकल्चर, डेयरी है, पशुपालन है, फूड प्रोसेसिंग है, इसमें निवेश को बढ़ाना। मतलब बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके पास खूब सारा पैसा है और यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह लगाए, यही काम टारगेट था उनका। 4400 करोड़ रुपए का उस समय निवेश हुआ इसमें। और पार्टनर देश इजराइल जिंदाबाद ही हैं अपना। इसके अलावा सहभागी देश में नीदरलैंड, ईरान, कजाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया और जापान। तो ऐसा पूछेंगे नहीं, बस आप ये ध्यान रख लेना पार्टनर देश कौन सा था, तो इजराइल। आगे फिर ये सेकंड वाला कोटा में आयोजित किया किया जाना था, थर्ड वाला उदयपुर में। वो थर्ड वाले तक हो गया था मामला, मतलब कि ग्राम सेकंड कोटा में, ग्राम थर्ड उदयपुर में, और ग्राम फोर्थ है प्रस्तावित था, लेकिन शायद गवर्नमेंट बदल गई और ये मामला भी गड़बड़ हो गया अभी। और इसको छोड़ ही दीजिए आप। जैविक कृषि के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य, तो जैविक कृषि का आगे अपन 1-2 योजनाएं वगैरह पढ़ेंगे। जैविक कृषि का मतलब आप जानते हैं जिसमें रासायनिक पेस्टिसाइड या जो फर्टिलाइजर है उनका यूज़ नहीं होता है, बस जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, गुणवत्ता बढ़ती है फसलों की, दुष्परिणाम नहीं होते हैं, मानव शरीर पर भी उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो नहीं पड़ते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्म की। ये वही चीज़ें हैं जिसमें ऑर्गेनिक शब्द आया है, वही थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपन जैविक को। इसमें जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है थोड़ा सा, और लागत थोड़ी ज़्यादा आती है ऑर्गेनिक फार्म में। और पशु संपदा अलग से देख लेंगे। चलो, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मतलब ओल्ड नोट्स कह सकते हैं आप, लगभग 36 मिनट हो गए हैं। एक स्लाइड और है अपने पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो प्रमुख एग्रीकल्चर में एक ऐसे प्रश्न बन सकता है भाई, अपने यहाँ जितने भी खेत हैं, तो खेत को ऐसे अपने ये जो पढ़ने की लैंग्वेज है उसमें जोत बोलते हैं, जोत धारक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अपने यहाँ परिचालन जो भूमि जोत हैं उनकी संख्या है 76.55 लाख। टोटल अलग अलग डिवाइडेशन जो है अपने यहाँ खेतों का वो 76.55 लाख हैं। और ये पहले 2010-11 में 68.88 लाख था, इसमें 11.14% की वृद्धि हुई। अब यहाँ कोई और चीज़ आपको याद नहीं रखनी, केवल ये एक आंकड़ा याद रखना आपको, बस एकमात्र आंकड़ा कि अपने यहाँ जो भूमि जोत है, परिचालन भूमि जोत, वो कितनी है, 76.55 लाख। छोटा सा एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ। और अपने यहाँ जो खेत हैं उनका औसत आकार क्या है वो भी थोड़ा आप अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये एक आंकड़ा और आप याद रख लेना, 2.73 हेक्टेयर। ये पहले 3.07 था, लेकिन धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। जैसे मतलब कोई एक पिता है, उसके 3 बेटे हैं, तीनों में एक खेत था, अब 3 खेत हो गए वो, तो फिर जो उसका आकार है खेत का प्रत्येक का कम हो गया। इस कारण जो हेक्टेयर हैं यहाँ कम होते जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिन पर अपन बात कर लेते हैं। ये 1-2 पेज और हैं स्लाइड के, थोड़ा सा पीडीएफ ये मतलब हेवी टाइप की हैं जो अपलोड हो जाएगी अभी। हाँ, अपने यहाँ जितने किसान हैं उनको भी अलग अलग मतलब नाम से जानते हैं अपन। सीमांत किसान, छोटा किसान, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान। तो वो कृषि जोत के आधार पे हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे। सर्वाधिक जो संख्या है वो सीमांत किसानों की है 40%। उसके बाद दूसरे नंबर पे छोटे किसानों की 21.90%, फिर अर्ध मध्यम और मध्यम, और फिर बड़े किसान। बड़े किसान का मतलब ये हो गया आपका जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, उनको बड़े किसान के अंतर्गत अपन ले लेंगे। बाकी ये इधर एक हैं, फिर ये 1 से 2 हेक्टेयर तक हैं, 2 से 4 तक हैं, 4 से 8 तक है। इस प्रकार की चीज़ें इनका वर्गीकरण है, जो कि याद नहीं रखना आपको। अब केवल यहाँ इतना पता होना चाहिए, ये वाली जो लाइन है उसको आप नोट्स में लिख लेना एकमात्र बस। और ये इसका थोड़ा सा परसेंटेज आप ध्यान रख लेना, 40% अपने यहाँ टोटल जो 100 किसान हैं उनमें से 40 किसान हैं वो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन धारण करने वाले हैं। और महिलाओं के पास भी नाम शुरू हो गई हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। टोटल अभी हमने पढ़ा था 76
76.77 लाख। इस 76.77 लाख में से 7.75 लाख जो भूमि जोत हैं उनकी मालकिन महिलाएं हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। और ओवरऑल में वृद्धि देखेंगे अगर 2011 से तो 41% है। कारण यही है क्योंकि रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं तो अगर किसी महिला के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो उसमें रजिस्ट्री का पैसा कम लगता है, सरकार ने मतलब उसमें छूट दे रखी है। टोटल में काउंटिंग में थोड़ा सा देख लेना, मेरे आंकड़े में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ 77 के बजाय 76.55 है और 7.75 लाख। इन 76.55 में से 7.75 हैं वो महिलाओं के पास हैं। और थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ ज़रूर ही डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये PDF को न जाने क्या तकलीफ़ हो रही है डाउनलोड होने में। एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन। और ये जो आंकड़े हैं अभी जो जस्ट मतलब जो स्लाइड का थोड़ा टाइप चेंज हुआ है वहाँ से, ये सब अभी 2021-22 के जो इकोनॉमिक सर्वे की किताब है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे आया है राजस्थान का, उसके आधार पे हैं। 271.33 लाख टन ये अपना राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन रहा पिछले ये वित्तीय वर्ष का, मतलब 2021 के 31 मार्च तक का। इसमें खरीफ का हिस्सा 110 है और रबी का हिस्सा 160 है, टोटल 271। कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, नहीं तो वो जो टिक वाला सिस्टम है 10 सेकंड आगे चला गया मामला, ऐसे कर लेना आप। यहाँ इस स्लाइड में तो कोई याद रखने जैसी चीज़ है नहीं, बस अग्रिम अनुमान है वो अपन देख सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है खरीफ रबी का अंतर दे रखा है, यहाँ 60 पे 30 है, टोटल का 96 दे रखा है। तो ये चीज़ें अपने काम की नहीं है, कहीं कोई इस तरह का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें और अगर छूट रही हैं तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लगभग 40 मिनट का मामला अपना एग्रीकल्चर में हो गया है, तो इन चीज़ों को आप देख लेना। ओके।